नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे राहुल के वीडियो पर सियासी बवंडर की। वतन मेरे वतन 22 तारीख को भारत बंद है तो कोई बात नहीं। आपने सोचा एक दिन का बंद है, आपने सोचा एक दिन बंद। ये नहीं समझा क्यों हुआ। 2 महीने हो गए, 2 महीने होने वाले हैं। तो 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले गई, घर से कोई पैसे मंगवाया है बेच बचा के। जी हाँ, राहुल गांधी ने 16 मई को दिल्ली के सुखदेव फ्लाईओवर के पास में कुछ मजदूरों से बात की थी। ये मजदूर पंजाब अंबाला से आ रहे थे, हरियाणा के अंबाला से आ रहे थे और उत्तर प्रदेश में झांसी जा रहे थे। उन्होंने ना सिर्फ उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई बल्कि आज उसको अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया और रिलीज लोगों को दिखाया भी। उसमें उन्होंने मजदूरों के साथ लंबी बातचीत की और पूछा कि उनको क्या दिक्कत है, कैसे उनकी मदद की जानी चाहिए। सारी बातें उन्होंने खुल के रखी। मजदूरों ने भी खुल कर बात रखी कि हम लोगों के पास जितना था वो सब खाना ख़त्म हो गया, पैसा भी खत्म हो गया, इसलिए हम लोग घर नहीं जा पा रहे हैं और यही कारण है कि हम लोगों को पैदल चलना पड़ा। हम सब पैदल जा रहे हैं, 3 दिन से पैदल चल रहे हैं और पैदल ही घर पहुँच जाएंगे। राहुल ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि आपको सरकारों से क्या उम्मीद है, क्या करना चाहिए सरकार को। तो बताया कि सरकार को मदद करनी चाहिए, जैसा अमूमन आम आदमी कहता है। इन सारी चीज़ों के बाद में राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कम से कम 12 करोड़ परिवारों को 7,500 रुपये देना चाहिए सरकार को, जिससे कि इनकी मदद हो सके। वो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को नगद पैसा दे, क्योंकि जो 20-21 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र की सरकार ने दिया है उसमें नगद राशि देने का, नगद प्रोत्साहन देने की बात ज़्यादा नहीं की है। वो जो अलग अलग स्कीम में पैसे दिए जा रहे हैं उसकी बात है। राहुल का ये मानना है कि 7,500 रुपया देना चाहिए। अब सवाल ये उठा, और इसके पहले मनरेगा को लेकर के भी वो लगातार ये कहते हैं कि मनरेगा में पैसे बढ़ाए जाने चाहिए और मजदूरों की मजदूरी दिवस बढ़ाई जानी चाहिए, मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए। और उसका सरकार ने जो चीज़ ठीक थी उसको माना भी। सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट दिया मनरेगा में, जिससे कि कार्य दिवस बढ़ सके और हाँ, जो लोग गाँव में लौटे हैं उनको रोजगार मिल सके, वो भूखे ना मरे और उनका जीवन यापन हो सके। इसलिए सरकार ने उनकी ये बात मानी। लेकिन राहुल अड़े हुए हैं कि लोगों को 7,500 रुपया प्रति परिवार मिलना ही चाहिए। इसके लिए उन्होंने रघुराम राजन से बात की। इसके लिए जो नोबल प्राप्त जो अर्थशास्त्री हैं उनसे बात की। तमाम तरीके से अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश की और एक बार फिर से मजदूरों के साथ बात करके भी उन्होंने इस बात को सच साबित करने की कोशिश की। लेकिन ये दांव अब उन पर उलट पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको कटघरे में खड़ा कर ही दिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने उसको ड्रामेबाजी करार दे दिया। कहा कि उनको ये ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए थी और जहां जहां उनकी सरकारें हैं उन सरकारों से इन प्रवासी मजदूरों की मदद करवानी चाहिए थी। इतना ही नहीं, अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि एक और भाजपा नेता की बात करें तो निर्मला सीतारमण ने भी इसको लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा ये ड्रामेबाजी है, राहुल को ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मजदूरों का समय बर्बाद किया। याद रखिएगा, उन्होंने कहा राहुल ने मजदूरों का समय बर्बाद कर दिया। इतनी देर में तो वो थोड़ा और आगे बढ़ जाते और अगर राहुल को मदद करनी थी तो उनका सामान उठा करके उनके साथ पैदल चलना चाहिए था। और ये भी आरोप लगाया कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर उनको मदद करनी चाहिए थी। साथ में बसें चला करके ट्रेन ज़्यादा मांग करके, क्योंकि ट्रेनें कम मांगी जा रही हैं, उनका ये आरोप है। ट्रेनें चलवा करके लोगों को घर तक पहुंचाना चाहिए था। ये राहुल ने नहीं किया। और इतना नहीं, राजस्थान से जब उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट थे उनको जब आना था तो उनसे 36 लाख रुपए का पेमेंट भी उत्तर प्रदेश की सरकार से ले लिया। और निर्मला सीतारमण ने कहा कि कम से कम उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि ऐसे समय में ये सब राजनीति नहीं करना चाहिए था। ये तो ठीक था कि कांग्रेस राहुल गांधी कुछ करें तो भाजपा उसका जवाब दे, ये अच्छी बात है। लेकिन इस बीच एक बड़ी चमत्कारिक घटना है। लगातार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया
भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। और उन्होंने इस ट्वीट को भी राहुल का ड्रामेबाजी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर 60 सालों में जब से देश आजाद हुआ और राज किया कांग्रेस ने, अगर गांव खेत में उनको रोजगार मिला होता इन लोगों को, तो ये प्रवासी मजदूर ना होते और इनकी ये दुर्दशा ना होती। तो इसलिए इनकी दुर्दशा की जिम्मेदार कांग्रेस है और राहुल गांधी है। राहुल गांधी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उनको ये नाटक बंद कर देना चाहिए और जहां जहां उनकी सरकारें हैं लोगों की राहत करनी चाहिए। अब इसके क्या मायने हैं, क्योंकि मायावती लगातार भाजपा की जगह पर कांग्रेस को निशाने पर रखे हुए हैं और उनको कटघरे में खड़ा कर रही है। इसकी राजनीति के मायने क्या है ये समझना होगा। क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मायावती भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के 2022 का चुनाव लड़ना चाह रही हो? ये क्योंकि पिछले 8 साल से उनके पास सत्ता नहीं है, सत्ता का सूखा पड़ा हुआ है और विधायक भी उनके जब कभी 150-200 से पार हुआ करते तो आज 20 से कम हो गए। सांसद भी पिछली बार 14 में तो 0 अंडा था, लेकिन इस बार अखिलेश के कारण मिल करके 10 हो गए। तो इस राजनीति को भी हम समझेंगे और राहुल ने जो वीडियो चलाया है उसको लेकर के जो सियासी बवंडर है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, डॉक्यूमेंट्री जो राहुल ने रिलीज की वो देखिए और उस पर हुई राजनीति को देखिए और समझिए। इसके बाद हम आपसे इसके बाद हम चर्चा करेंगे, अपने मेहमानों से उनका परिचय भी कराएंगे। पता चला कि 22 तारीख को भारत बंद है, तो कोई बात नहीं। आपने सोचा एक दिन का बंद है, आपने सोचा एक दिन बंद। ये नहीं समझा क्यों हुआ? 2 महीने हो गए। 2 महीने होने वाले हैं, तो 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले गई, घर से दुकानों कोई पे पैसे कल- मंगवाया है बेच बचा के। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का सहारा लिया, लेकिन इस दौरान प्रवासी मजदूरों को होने वाली मुश्किलों को लेकर सरकार निशाने पर रही। शनिवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से बातचीत का एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान। यहाँ से भगा दी, यहाँ से जाकर यहाँ भगा देंगे, पुलिस वाले डंडे मारते। वीडियो में राहुल गांधी ने 16 मई 2020 को सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास मजदूरों से बातचीत के कुछ अंश डाले हैं, तो वीडियो को लेकर अब सियासी बवंडर भी खड़ा हो गया है। राहुल गांधी के वीडियो पर बीएसपी ने सियासी बवाल मचाते हुए इस वीडियो को नाटक करार दिया है, तो बीजेपी की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मोर्चा खोल दिया। ये जब लॉकडाउन हुआ कैसे पता लगा आपको? एकाएक एकदम एक दिन का पता चला था। 21 तारीख को हम लोग कुछ नहीं करा। और आप वहाँ पे कहाँ रहते थे? किराए से रहते थे। किराए से कितना क्या किराया लगता है? 2500 रुपये। अब आप यूपी जा रहे हो? हाँ। हाँ, अब गाँव कितना दूर है यहाँ से? वो झांसी के पास पड़ता है, मऊरानीपुर है। झांसी 60 किलोमीटर। तो पैसा है आपके पास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी तो कैसे नहीं। कर रहे हो? चले जा रहे चले चले जा रहे चले तो खाना कैसे खा रहे हो? खाना तो नहीं रास्ते में मिल गया तो खा लिया, लोग नहीं दे तो रहे चल हैं। लिया। हाँ, दे रहे लोग दे दिया बस रास्ते में तो खा लिया है, नहीं तो फिर भूखे अपने चल पर रही है। तो आपको लास्ट मिनट पर पता लगा कि भैया बिल्कुल एक दिन का 21 तारीख को शाम को पता चला कि 22 तारीख को भारत बंद है, तो कोई बात आपने नहीं। सोचा एक दिन का एक बंद दिन का बंद है, आपने सोचा एक दिन बंद ये नहीं समझा क्यों हुआ? वो 4 दिन का गैप देता था, एक भी बंदारी बचना। मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने श्रमिकों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए लिखा, आज पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा दिख रही है उसके असली कसूरवार कांग्रेस है, क्योंकि आजादी के बाद इनके लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सही व्यवस्था गांव शहरों में की गई होती तो इन्हें दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ता। बीएसपी सुप्रीमो यहीं पर नहीं रुकी। राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाते हुए प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के लिए पहले की कांग्रेस सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ड्रामेबाज बताते हुए कहा था कि उन्होंने मजदूरों के साथ बैठकर उनसे बात करके उनका समय बर्बाद किया। सड़क पर बैठकर बात करने से मजदूरों की समस्या का हल नहीं होगा। निर्मला सीतारमण ने तर्ज कसते हुए राहुल गांधी को सलाह दी थी कि उन्हें मजदूरों के बच्चों को उनके सामान को उठाकर उनके साथ चलना चाहिए था। बता दें कि राहुल गांधी ने आज सुबह अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो साझा की। 17 मिनट के इस वीडियो की शुरुआत प्रवासी मजदूरों के पलायन के दर्द को दिखाने वाले दृश्यों से की गई। बाद में लोगों की जुबानी उनका दर्द बताया गया है। कोरोना ने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई, बहुत लोगों को दर्द हुआ, दुख हुआ, मगर सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख हमारे मजदूर भाई और बहनों को हुआ। सड़कों पे हजारों किलोमीटर चले, भूखे चले, प्यासे चले, रुके नहीं। धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, डराया गया, रुके नहीं, घर की ओर चले। सियासत को समझे तो सत्ता की दौड़ में पिछड़ी कांग्रेस सियासी सहानुभूति जुटाने में जुटी है। अपने सियासी वोट बैंक को खो चुकी कांग्रेस मजदूरों में अपना वोट बैंक खोज रही है, तो वहीं बीएसपी कांग्रेस की माइलेज लेने वाली सियासत का विरोध कर खुद सियासी जंग में मजबूती के साथ खड़े होने का दम भर रही है। तो बीजेपी अपने विरोधियों की हर सियासी वार को नाकाम करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के वीडियो पर सियासी बवंडर मच गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, राहुल गांधी के वीडियो पर सियासी बवंडर मच गया है और हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ तैयार हैं अपना अपना जवाब लेकर के। हम सीधे उन्हीं का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका उनसे परिचय करा देते हैं। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका। अनूप पटेल जी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और हमने आज एक खास मेहमान को बुलाया, दलित चिंतक हैं मुरली मनोहर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्रमोद गोस्वामी जी। सीधा रुक करेंगे गौरव मिश्रा जी। गौरव मिश्रा जी, राहुल गांधी ने जो आज वीडियो दिखाया, ट्वीट किया, उसको लेकर के आपकी सरकार जाहिर सी बात है कि उसको ड्रामेबाजी करा दी। कैसे क्या ये ड्रामेबाजी वाकई में? प्रदीप जी, दरअसल जिसका जो चीज खोया रहेगा वही चीज वो खोजेगा, और कांग्रेस पार्टी का जो चीज खोया है वो उसकी राजनीति है, और उसी राजनीति को खोजने की तलाश इस पूरे महामारी के दौरान कांग्रेस पार्टी ने किया है। उसको गरीबों के, मजदूरों के दर्द से कोई सरोकार नहीं है। आज जो मजदूरों के पैरों में जो कांटे चुभ रहे हैं, वो कांटे इसी कांग्रेस पार्टी के बोए हुए हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि एक तरफ पूरा विश्व चीन को घेरने में लगा है, वहीं एक तीर से दो निशाना करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। देश में एक तो अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहती है, दूसरा उसको उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में चुनाव है विधानसभा के 1 वर्ष के बाद। तो जाहिर सी बात है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश इस पूरे महामारी में अपने आप को खड़ा किया है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो अपने आप में एक वैश्विक उदाहरण बन करके सामने आया है, जिससे कहीं ना कहीं चीन भी घबराया है। और ऐसा लगता है कि चीन से जो कंपनियां पलायित हो रही हैं, उसका मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। इससे अव्यवस्थित करने के लिए, इसको बिगाड़ने के लिए, इस पूरे व्यवस्था को कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को एक साजिश के तहत निशाना बनाना चाहती है, यहाँ की व्यवस्था को धूल धूसरित करना चाहती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल मजदूरों से अगर उनकी संवेदना होती, अगर उस पर वो गंभीर होते, तो जहां उनकी सरकारें हैं उनको मानवता का ये प्रदर्शन करना चाहिए था। क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की पूरी स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, और कोई ना कोई इसको लिखता है, और ये पकड़ जाते हैं, हमेशा उस ड्रामे में ये पकड़ जाते हैं। और एक इस वीडियो में भी साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि किस तरीके से जो टीम बैठी हुई है मजदूरों की, उसमें से एक महिला बाद में जो है एक गाड़ी में, वो भी एयर कंडीशन गाड़ी में दिखी जाती है। इनको मजदूरों के साथ कोई संवेदना होती तो ऐसा लगता है कि वो डायलॉग भी उनके मुंह में डाले गए थे पहले,
और वहां बैठकर के भी ये वही काम कर रहे हैं। अगर माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करिए तो समझ में आ जाता है कि इनकी संवेदना कितनी सच्ची है। दरअसल ये पूरी की पूरी झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस पार्टी, और यही कारण है कि हाशिए पर है और देश की जनता इनको पूरी तरह से समझ चुकी है और इस पे सिर्फ इनकी हंसी और खिल्ली उड़ाई जा रही है, अन्यथा इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है अनूप पटेल जी, चाइना हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान आंखें तरेरता है, नेपाल आंखें तरेर रहा है, और आप देश में राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी देश में राजनीति कर रहे हैं, वो भी कोरोना के इस महामारी के समय में। प्रदीप जी, जो आज के डिबेट का जो टॉपिक है जी, जिस पे मुझे आमंत्रित किया है आप जी, ये अब के समय में, ये पिछले 6 साल से जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, मैं उस पे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नहीं जोड़ना चाहूंगा जी, क्योंकि ये जब भी शुरू करते हैं पिछले 70 साल में, लेकिन इनका इतना सामान्य ज्ञान कमजोर है, इतनी स्मृति से कमजोर है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी कार्यकाल को उसी में शामिल कर देते हैं कांग्रेस के साथ। हमें नहीं शामिल करना है, बट इनकी जो है अल्प बुद्धि की वजह से ऐसा होता है। इस समय जो है पहली मतलब ये हो रहा है कि जब विपक्ष जो है अपनी बात रख रहा है, सवाल कह रहा है, तो केंद्र सरकार को जो है उसको ड्रामा बताना पड़ता है। याद करिए वो घटनाएं जो है 2004 से 14 के बीच हुई थी, जब भी मजदूरों की कोई बात आई थी, जब भी किसानों की कोई बात आई थी, जब भी दलितों की कोई बात आई थी, विपक्ष के रूप में बीजेपी ने ठीक काम किया था और हमसे सवाल पूछे थे, हमने जवाब दिया। आज ये कह रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं। क्या जो है इस समय कोरोना महामारी ड्रामा है? क्या कांग्रेस द्वारा जो है ये कोरोना महामारी लाई गई है? क्या मजदूर जो इस समय उत्तर प्रदेश के साथ साथ सहित पूरे देश में सड़कों पे लगातार पलायन हो रहा है, उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए घर वापसी के लिए ये तथाकथित सरकार जो एक जो है नियम बनाती है, एक प्रपत्र जारी करती है कि हाँ हम मजदूरों को वापस करवाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैंने कई बार सुना कई मजदूरों से कि भैया उनसे पैसा पूरा लिया गया है, उनको इन्होंने वीडियो की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं, उनको इन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया। दूसरी बात, आज जो आदरणीय राहुल गांधी जी का जो आज वीडियो जारी हुआ है, वो किसकी बात कर रहे हैं? वो मजदूरों की बात कर रहे हैं। हरियाणा में थे, उनको 700 किलोमीटर जाना था, उनसे संवाद किया, उनसे चीजें पूछी, और उसमें एक चीज जो महत्वपूर्ण है, उन्होंने ये कहा कि हम दोबारा लौट के वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब कि मजदूरों ने इस सरकार पे भरोसा खो दिया। ठीक है, हमारे साथ में दलित चिंतक भी जुड़े, मुरली मनोहर जी, क्या कहेंगे? मुरली मनोहर जी, इस वीडियो पर फिलहाल आप क्या कहेंगे जो सियासी घमासान मचा हुआ है? देखिए, ये वीडियो अगर किसी के दुख में किसी असहाय व्यक्ति को किसी का हाल चाल ले लेना, ये इस पे हम राजनीति नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी व्यक्ति जा रहा है, अगर बहुत सारे लोग हैं, समाज सेवी हैं जो जा रहे हैं, वो पानी पिला रहे हैं, तो आप भी निकल के आइए, आप भी उनकी सेवा करिए। किसी पे इस समय आलोचना करना ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, प्रमोद गोस्वामी जी का रुख करेंगे। प्रमोद जी, आपने सारे लोगों को सुना, चलिए प्रमोद जी तक अभी आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से उनका रुख करेंगे, गौरव जी का रुख करेंगे। गौरव जी, ये कह रहे हैं कि ये अगर गरीबों की मदद करना ड्रामेबाजी है तो हम ड्रामेबाजी करते रहेंगे, तो जनता भी वैसे ही जवाब देती रहेगी, सभी चुनावों में देती रहेगी। इनको हाशिए पे है, विलुप्त हो जाएंगे, खोजे नहीं मिलेंगे। दरअसल सच्चाई अब देश की जनता समझ चुकी है। राजस्थान में क्या स्थिति थी, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, जबरदस्ती मजदूरों से वहां पैसा लिया गया, मार मार करके उनको वापस भेजा गया अपने प्रदेशों के लिए, उनको मजबूर किया गया कि वो प्रदेश छोड़ दें। आज स्पष्ट हो चुका है, वहां के नेता साफ कह रहे हैं कि मराठियों, आमची मराठी आगे आओ और फैक्ट्रियों पर काम करो। ठीक है, स्वागत है, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनको करना चाहिए, लेकिन इस तरह का अस्पृश्यता का वातावरण पैदा करना और मजबूर करना, ये इतना घृणास्पद है जिसकी कोई सीमा है, जिसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। ऐसे महामारी में जबकि पूरा विश्व, दुनिया का कोई भी देश पक्ष विपक्ष मिलकर के लड़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी सरकार को दोहरे फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति बाहर निकल करके अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है, मदद करना चाहता है, तो ये ड्रामेबाजी कहाँ से है?
नहीं, बिल्कुल वो जाएं, मदद करें, स्वागत है। और देश का हर नागरिक चाहेगा, कांग्रेस पार्टी देश की बहुत पुरानी पार्टी है, उनको मदद करना ही चाहिए, लेकिन उनके मदद करने में ईमानदारी भी दिखनी चाहिए, साफ नीयत भी दिखनी चाहिए। वो तो पकड़ जा रहे हैं, छोटा बच्चा भी पकड़ ले रहा है उनकी नीयत को। तो इस तरह की ओछी राजनीति, वो भी मजदूरों के नाम पर, मजलूमों के नाम पर, क्या वो भूल गए? आज जो वीडियो वायरल हो रहा है, राजस्थान में भूखा व्यक्ति मरे हुए, एक्सीडेंट में मरे हुए एक कुत्ते को नोच करके खा रहा है, ये उनको नजर नहीं आया? राजस्थान में उनकी सरकार चल रही है। बताइए भाई, अनूप जी जवाब देखिए जी। सवाल किंतु परंतु में इनकी बातें अटकी, और पिछले 1.5 महीने से जब से ये लॉकडाउन आया है तब से बीजेपी, मेरी तो ये भी उम्मीद है कि भाई प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बात करते, संवाद करें ना, सड़क पे आके मजदूरों से, श्रमिकों से, छोटे व्यापारियों से, किसानों से इनसे संवाद करना चाहिए। आखिर वो कौन सी गुत्थी है, वो कौन सा जो है पीड़ा है जो उनको रह रह के जो है आ रही है, कि मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन राहुल जी कर रहे तो ड्रामा है। अरे ड्रामा नहीं, आप असलियत में क्यों नहीं मदद करते हैं? दूसरी बात मैं कहूं कि लॉकडाउन क्यों आया? ये लॉकडाउन पर हम बहुत बात नहीं, इसी पे लॉकडाउन पर हम बहुत बात कर चुके हैं। जो उनको पूछा कि राजस्थान में मैं आता हूं लॉकडाउन, इसका तो जो है अंतिम उपाय तो नहीं है महामारी का। लॉकडाउन को लाया गया था कि हमें जो है समय मिलेगा और समय पे हम जो है सारी स्वास्थ्य सुविधाएं और सब मैनेजमेंट, वेंटिलेटर, ये सारी चीजें, टेस्टिंग किट हम अवेलेबल करवाएंगे। साहब जब शुरुआत हुई थी तब 50 केस पर डे आते थे, इस समय 6000 केसेज आ रहे हैं। इन्होंने क्या तैयारियां की है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। रही बात राजस्थान की, 6000 नहीं 6500 केसेज आ रहे हैं, लेकिन प्रवासी मजदूर जिस तरह से वापस आ रहे हैं पटेल जी, इन्होंने राजस्थान की बात की, प्रवासी मजदूर जिस तरह से सड़कों पर निकले उसकी वजह से तो केसेज बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये सबको मदद करना चाहिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने पहली बार, आप दो बात का जवाब दे दीजिए। एक, वो महिला, गौरव जी ने कहा वो महिला एसी गाड़ी में बैठी हुई दिखाई दे रही है, जिस महिला से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो मजदूरों को भी चोर बता दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि उनके मुंह पे जो है बात डाली गई है। असल में वो भी वीडियो सच्चा है, चोरी करने की जिनको आदत हो गई है, अब वो मजदूर अपनी समस्या बता रहे हैं तो कह रहे हैं इनके मुंह पे डाली बात है। 700 किलोमीटर उनको जाना है और पार्टी के जो है नेता ने हमारे उनकी मदद कर दी, तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए उससे ज्यादा। वो महिला एसी गाड़ी में बैठे हुए क्यों, कैसी नजर आ रही है? क्यों, क्या दिक्कत है? क्या जो है ये धनी मनी ही जो है एसी में जाएगा? क्या जो है वहां पे बाहर फंसे हुए लोगों को, क्या ये फैब्रिकेटेड है? क्या इनको एसी गाड़ी में ले जाया गया था? अरे बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं, हेमंत सोरेन जी ने तो मांग की है कि स्पेशल विमान भेजा जाए मजदूरों को वापस लाने के लिए। क्या ये देंगे? बाहर फंसे हुए लोगों के लिए विमान भेजते हैं। अगर वो एसी में मजदूर आता है तो इनको तकलीफ क्यों होती है? क्या भेजी हुई बस के लिए तो पैसा मांग लिया, गाड़ी पे नहीं जा सकता और जहाज भेजने की बात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि मजदूरों के लिए अगर प्रबंध अगर व्यक्तिगत स्तर पर हो रहा है तो दिक्कत क्यों हो रही है? गौरव जी कुछ कह रहे हैं। हाँ गौरव जी बताइए। भाई जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे राजस्थान में, उनको वापस भेजने के लिए तो बस के लिए उन्होंने पहले एडवांस किराया ले लिया 20 लाख रुपए। और ये बात कर रहे हैं मजदूरों के लिए जहाज देने की। कम से कम इतनी हास्यास्पद बात करेंगे तो लोग क्या समझेंगे कि राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं? ठीक है जी। हाँ, ये देखिए इनका जो ड्रामा, एक्चुअली में ड्रामा ये कर रहे हैं। जब हमने 1000 बसें जो है इस प्रदेश में आने वाले श्रमिकों के लिए लगाई, मैं उसी पे आ रहा हूं सर, तो उसको जो है इन्होंने 3-4 दिन नाटक किया और मजदूर उन बसों को देखते रहे, उसमें बैठे नहीं। ये जो कोटा से बसों से वापस आए, इनके जो आयुक्त हैं, परिवहन आयुक्त राजेश्वर जी, उनका पत्र है कि आप हमको जो है जितना भी आपका जो है बनता है वो हमको भेजिए। साहब इन्होंने मांगा और हमने दिया, जो पहले से तय था आज उसको जो है ये बवंडर बना रहे हैं। इस तरीके की गौरव जी ने एक अच्छा सवाल उठाया, उस पर जरा उस पर भी रोशनी डाल दीजिए कि राजस्थान में डेड बॉडी को वो जानवर नोच रहे हैं। नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है। ये बात सिर्फ जो है ये सरकार की, मैं कह रहा हूं कि गुजरात में अगर जो है नकली वेंटिलेटर आए तो गुजरात की सरकार क्या करेगी? उसमें से जो भाजपा का चहेता आदमी है, जिसने जो है मोदी जी का जो है कोट जो है इतने करोड़ों में खरीदा था, उस आदमी की कंपनी द्वारा नकली वेंटिलेटर आए। मैं कहूं कि गुजरात पे जो है फोकस करना, गुजरात की सरकार को जो है बर्खास्त करना चाहिए। ये इस समय महामारी में संयुक्त रूप से लड़ने का समय है, मजदूरों की मदद करने की जरूरत है। राहुल जी मदद कर रहे हैं तो
आप भी मदद करिए ना, मदद कौन कहाँ रोका है? आप उसमें मदद कहाँ कर रहे हैं भाई? आप तो उसमें राजनीति कर रहे हैं। साहब, हम जाकर रेल के। चलाने की बात कर रहे हैं, ना, हम मजदूरों बस से- चलाने की बात कर रहे हैं, हम नहीं। नकली वेंटिलेटर तो देने की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन ना। आप तो वहां जाकर के मजदूरों को भड़का रहे हैं। आप भड़का रहे हैं। जी, मजदूरों से पूछिए ना, काश आप पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी पूछ रहे हैं क्या वापस जाएंगे आप? नहीं, सवाल है जी। ये सवाल है। मेरे गांव में लोग आए जी। हैं, उन्होंने जो 2-2 हजार किलोमीटर चला है साहब, उनका पैसा जो है चलिए। मालिक ने नहीं दिया है, उनके खाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है, तो कराया रहा है। आएंगे, वापस आएंगे आपके पास में, आप दोनों लोगों के पास में आएंगे। इनफैक्ट हमारे पास में प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि हम डिबेट के दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे मायावती के रुख को लेकर के। मायावती ने जिस तरह से अपना रुख पलटा है, उसके सियासी मायने को समझना होगा। क्या मायावती 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगी? क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना सजो रही है? क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगी? 20 विधायकों तक सिमट चुकी मायावती क्या अपनी पावर को वापस पाना चाहती है? ये सबसे बड़ा सवाल है, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वतन मेरे वतन, वतन 22 तारीख को भारत बंद है, तो कोई बात आपने नहीं। सोचा एक दिन का बंद दिन का बंद है, आपने सोचा एक दिन का ये नहीं समझा क्यों हुआ क्या? 2 महीने हो गए। तो 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले गई, घर से कोई पैसे मंगवाया है बैच बचा के। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वतन मेरे वतन, वतन 22 तारीख को भारत बंद है, तो कोई बात आपने नहीं। सोचा एक दिन का बंद आपने सोचा एक दिन का ये नहीं समझा क्यों हुआ क्या? 2 महीने हो गए। तो 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले गई, घर से कोई पैसे मंगवाया है बैच बचा के। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी ने जो मजदूरों से बात की उसको भारतीय जनता पार्टी ने ड्रामा करार दिया, और साथ ही साथ में मायावती, बसपा की सुप्रीमो मायावती ने भी उनको ड्रामा करार दिया। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम पहले इस पर उनकी राय जान लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रमोद गोस्वामी जी जुड़े हुए हमारे सामने। प्रमोद जी, राहुल ने जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की उसको लेकर के सियासी तूफान खड़ा हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी उसको ड्रामा और बसपा सुप्रीमो को नाटक करार दे रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए प्रदीप जी, मुख्य बात यह है कि इस समय पूरा देश जो है वो कोरोना से बुरी तरीके से त्रस्त और पस्त है। ऐसी समय में जो राजनीतिक दलों के द्वारा जिस ढंग से, और निश्चित रूप से चाहे वो उसको किसी एंगल पर उसको कस लें,
हर तरफ से राजनीति हो रही है और मजदूरों को लेकर इस बात की चिंता पर मैं समझता हूं कि ये समय राजनीति करने का नहीं, राजनीति करने के लिए अभी बहुत सा समय है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अभी चुनाव में भी अभी काफ़ी वक्त है। इस समय सब लोगों को साथ मिलकर इस पर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जिस ढंग से ये 17 मिनट का अभी राहुल गांधी जी ने जी अपनी बात रख लीजिए पूरी। किया है, मैं समझता हूं कि ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन विपक्ष में होने के नाते ये उनका धर्म भी है। आ रहे हैं कि सरकार की भी जिम्मेदारी है, आखिर ये समस्या पैदा क्यों हो रही, विपक्ष को ये मौका क्यों मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम उत्तर प्रदेश सरकार भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं या केंद्र सरकार भी पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन कोई ना कोई खामियां या कहीं ना कहीं मजबूरियां या जो भी कारण रहे हो वो है। लेकिन विपक्ष का दायित्व है कि अगर कहीं कोई खामियां है तो उनको उनके सामने रखें, उजागर कर रहे हैं। तो इस समय न बीजेपी को इस पर राजनीति करनी चाहिए और न ही कांग्रेस को भी ये वक्त है कि वो यहाँ वीडियो डालकर सरकार को बेनकाब करे। ऐसा नहीं है। योगी चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, आप अगर देख लें विश्व के परिदृश्य को देख लें तो उत्तर देश में कोरोना से निपटने में केंद्र सरकार के जो सार्थक प्रयास रहे उसकी सराहना की जानी चाहिए और उसमें सहयोग करना चाहिए। विपक्ष भी जो है वो सहयोग के बजाय वो उसको सिर्फ केंद्र सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है, जो सर्वदा अनुचित है। और बीजेपी सरकार को भी चाहिए कि अगर विपक्ष जो है, विपक्ष का काम ही ये है कि वो अगर कोई खामियां हैं, कमियां हैं मजदूरों की या जो प्रवासी आ रहे हैं उनकी समस्याएं हैं या कहीं और प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर वो अपनी टिप्पणी करे, उस पर वो सरकार को चेताए, सरकार को आगाह करे, तो उसको सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि इसको आपसे एक चीज मैं समझना चाहूंगा। ठीक है, एक चीज समझना चाहूंगा आपसे। आपने कहा कि कांग्रेस को अभी फिलहाल चुनाव दूर है, राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पर यह आरोप लगते रहे कि जब वो चुनाव नजदीक आता है तभी आती है और फिर उसके बाद में गायब हो जाती है। अभी तो चुनाव में 1-1.5 साल बाकी है और तैयारी चल रही है कांग्रेस की। देखिए, इसको इस रूप से नहीं लीजिए। ये जो अब चुनाव होने हैं, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे 22 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे अन्य राज्यों में चुनाव हो, ये तो तय है कि आपकी जो भी चुनाव होंगे वो उसमें केंद्र बिंदु चुनावी मुद्दे में ये कोरोना होगा। इसमें सरकार के प्रयास, सरकार की सफलताएं और विफलताएं होंगी। सरकार अपनी सफलताओं को, अपने जो काम किए उनको दिखाने की कोशिश करेगी और शायद ये उसी की पेशबंदी और घेराबंदी हो रही है। विपक्ष भी ये कोशिश कर रहा है, ये आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने लिए मुद्दों को अभी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर चुनावी राजनीति या वैसी राजनीति, कोई भी राजनीति हो, इस समय आपकी तालमेल से काम, इस समस्या का ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, इससे पूरा जनजीवन त्रस्त है, स्वस्थ है, देश की अर्थव्यवस्था, विकास, सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में अगर आपको चुनावी राजनीति दिखाई दे रही है तो मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूंगा। चलिए, बने रहिए, तो आएंगे दोबारा से आपके साथ में, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मुरली मनोहर जी का रुख करेंगे। मुरली मनोहर जी, आप दलित चिंतक हैं, आपसे कुछ चीजें बहुत स्पेसिफिक समझना चाहते हैं। मायावती ने ये जो टर्न लिया है कि अब सीधे कांग्रेस को निशाने पर रख रही है, इसके क्या मायने हैं, क्यों कर रही है सब? देखिए, कांग्रेस को निशाने पर रखने से अच्छा है कि आप रोड पे चल रहे मजदूरों का हाल जान। नहीं, वो छोड़ दीजिए। आप तो मैं समझना चाह रहा हूँ दलित चिंतक के नाते कि वो ऐसा कर क्यों रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? अब तो ये वही बता सकती है। फिर भी वो यहाँ की बड़े प्रदेश के नाते 4-4 बार मुख्यमंत्री रही है, दलितों का नेतृत्व की है। आज जिस तरह से वो बोल रही है ये अच्छा नहीं है। दलित समाज के लोग उनको अपना नेता मानता है या मानता रहा है, ठीक है। आज जिस तरह से उन्होंने ट्वीट कर रही हैं ये ठीक नहीं है और उनको आगे या तो पॉलिटिक्स से इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, आप तो सीधे डिमांड कर रहे हैं इस्तीफे। मैं आपसे चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूं, समझ ये रहा हूं। क्या 2022 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसीलिए वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है?
ये देखिए जिस तरह से ट्वीट कर रही है, ये तो उनका इशारा कहीं और भी हो सकता है। जी ठीक है, कहाँ हो सकता है सारा, मैं समझना चाह रहा हूँ बात। अब वो या तो उनका ट्विटर हैंडल कोई और कर रहा है जी, या तो वो प्रवक्ता बन के बैठी है, तो दलितों की नेतृत्व कैसे कर पाएंगी? नहीं जी, उनको सीधा अपनी राजनीति करनी चाहिए। नहीं आप तो सीधा टीका अरे भाई मुरली मनोहर जी, आप आदेश मत कीजिए उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो बसपा सुप्रीमो है, नेशनल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आप उनको मत समझाइए, मैं आपसे राजनीति समझ रहा हूँ। राजनीति बताइए क्या इसलिए वो, क्योंकि अब उनके पास में सिर्फ 20 विधायक बचे हैं और उनको लगता है कि अब 2022 में वो बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़के अपनी ताकत में इजाफा कर सकती है, ये कारण हो सकता है इसके पीछे? देखिए अभी तक जितना अभी प्रवासियों का जो माइग्रेट हो रहे हैं, आ रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा दलित तबका के लोग हैं। ठीक है, उनको इसलिए नजर आ रहा है कि ये नाराज होकर कहीं और न शिफ्ट हो जाए, इस वजह से वो कहीं और अपनी बात कर रही हैं, तो ये उनको नहीं करना चाहिए। ठीक ना, फिर आप बता रहे हैं उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये उन पर छोड़ दिए। वो मैं फिर कर रहा हूं, मैं बड़े आदर के साथ कर रहा हूं। वो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, कई प्रदेशों में उनके तमाम विधायक हैं, क्या करना चाहिए नहीं चाहिए उन पर छोड़ दिए। अनूप जी का रुख करते हैं। अनूप जी आपको क्या लग रहा है कि क्या वो क्योंकि पहले भी वो भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बना चुकी है, क्या वो 22 का चुनाव उनके साथ मिलकर लड़ेंगे? बहन मायावती जी जो है जी राष्ट्र की सम्मानित लीडर हैं, वो एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा हैं और इस पार्टी का एक अपना जो एक लिगेसी रहा है जी, समाज के जो दलित तबके जो बहुजन समाज की राजनीति करती है, जो एक्सपीरियंस हुआ है, हमने हमारे साथ हमारी पार्टी के साथ भी गठबंधन वही मैं समझना और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ है। इन्होंने क्या किया कि गठबंधन किए और जैसे ही जो है मामला इनका सुलटा, गठबंधन तोड़ते रहे हर पार्टी के साथ। अरे वो तो बाबा कांसीराम जी के पर चल रही है। लेकिन नहीं ये एक अंतर है जी, कांसीराम साहब ने जमीन पे संघर्ष किया। नहीं कांसीराम जी ने कहा कि भाई जब आपको सत्ता मिले आप गठबंधन करिए, मैं कह रहा हूं कि कांसीराम जी की इस पायदान तक आने के लिए जो काम मानवर कांसीराम जी ने किया उसका 1% नहीं किया। और आजकल जो स्टेटमेंट दे रही हैं, मुझे ये लगता है कि राजनीति का एंगल थोड़ा सा बदला है बहन जी का, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। पिछले 2 महीने के लॉकडाउन में काम किया है, केंद्र सरकार ने काम किया, जहां अच्छा किया हमने उसकी बड़ाई किया है। अन्य विपक्षी दलों ने किया है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अलावा जो और विपक्षी दल उन्होंने आपको भी सड़क बनाएंगे, लेकिन सीधी राजनीति पर बात करते हैं, खालिस राजनीति बता दीजिए कि क्या चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है ये संभावना है? क्या बसपा भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है? ये जो है चूंकि अभी चुनाव नहीं है, ये लेकिन पिछले 2 महीने से जो संकेत आ रहे हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने वो मीटिंग बुलाई, वो उसमें नहीं गई। वही मैं कह रहा हूं, राहुल ट्वीट करते हैं उसको नाटक करार दे रही है, इसके क्या मायने? मैं उसको मुरली जी ने एक बात सही की कि इस समय जो पलायन कर रहे हैं मजदूर, उसमें से एक बड़ा तबका जो है दलित वर्ग से है। अब इनको ये लगता है कि विपक्ष के रूप में कोई काम जो है अगर सड़क पे भी कर रहा है, हाईवे टास्क फोर्स बना रहा है, सांझी रसोई बना रहा है, उनको घर जो है घर पे मजदूरों को वापस लाने के लिए कुछ बंदोबस्त कर रहा है, तो कांग्रेस कर रही है। तो कहीं जो है वोट बैंक ना जो है इधर से छिटक जाए, इसलिए कांग्रेस ये बहन जी जो है भाजपा की अघोषित प्रवक्ता बन गई है। बहुत बढ़िया काम किया है बहन जी ने कि जब जो है केंद्र को घेरना चाहिए, केंद्र में दूसरी सरकार है, दूसरे दल की सरकार है, कांग्रेस को घेर। ठीक है गौरव जी, मायावती अघोषित प्रवक्ता बन गई है आपकी, कह रहे हैं अनूप पटेल। लोकतंत्र में प्रदीप जी हर पार्टी को अपना पक्ष रखने का स्वतंत्र अधिकार होता है। मायावती जी ने भी उसका अनुपालन किया है, राहुल गांधी जी ने भी उसका अनुपालन किया है। अब कौन कैसे करता है, जज तो जनता है जी। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करती है और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हमारा कार्यकर्ता काम करता है। नहीं वो तो ठीक है, सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र होता है। गठबंधन तो आप भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूर नहीं है किसी कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी से एलायंस करने के लिए। अपना दल छूट के किनारे चला गया है, सुहेल देव रात भर बाहर हो गए हैं, तो साथियों की जरूरत पड़ेगी ना आपको यूपी में भी।
हम चुनाव अपने बल पर लड़ने जा रहे हैं जी। उस समय क्या अगर समीकरण वो होगा, आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो क्या सीटों का बंटवारा होगा? नहीं, अभी तो ये प्रश्न प्रासंगिक है ही नहीं प्रदीप जी। जब ये समय आएगा तब उस समय इस प्रश्न पे चर्चा होगी। अभी तो वो समय बहुत दूर है और दूर दूर तक कहीं इसका कहीं नामो निशान नहीं जमीन पर। हमारी उत्तर प्रदेश मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है उसकी आहट सुनाई, पूर्ण बहुमत की सरकार है और फिर हम रिपीट करेंगे। ठीक बात, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है उसकी आहट सुनाई दे रही। जो अब तक हमारा रिसर्च है, जो अब तक हमने अपने 30 साल के करियर में देखा है, मुझे कुछ आहट सुनाई पड़ रही, इसलिए मैं कह रहा था। जरा प्रमोद जी से चलेंगे साथ में, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रमोद जी, बसपा की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है वो अघोषित प्रवक्ता बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, आरोप है अनु पटेल का, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप जी, ये इसको अभी जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही, इस बात से मैं सहमत हूँ कि अभी ये प्रासंगिक नहीं है, नंबर 1। लेकिन राजनीति, जिस ढंग से राजनीति इस देश में और प्रदेश में होती है, वो उसमें हर चीज में कोरोना जैसे इस महामारी में, संकट के दौर में भी पूरी तरीके से राजनीतिक चौतरफा हो रही है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। जो आपका मूल प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या मिल के लड़ने का काम करेंगे या भाजपा के प्रवक्ता के रूप में? मैं आपसे यहीं पर 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको। आपने ठीक कहा, मैं आपको याद दिला दूं, आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया कि चौतरफा राजनीति हो रही है। बिहार में भी राजनीति हो रही है, बंगाल में भी राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी को आप देख सकते हैं कि कैसे वो राजनीति कर रही है, और सब राजनीति तो चल रही ना सर। लेकिन मैं आपको यहाँ एक विशेष चीज ये बताऊं कि जो ये बात कह रहे हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन होगा कि नहीं होगा, ये तो वक्त आने पर पता। लेकिन फिलहाल जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी और बसपा का कोई तालमेल, चुनावी तालमेल नहीं होना की परिस्थितियां नजर अभी तक आती हैं। आगे राजनीति में कुछ संभावनाओं से, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि मायावती पिछले 8 साल से सत्ता में नहीं है? हाँ, 2 बार लोकसभा चुनाव में मात खा चुकी है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन विधायक सिर्फ 20 बचे हैं उनके पास। लेकिन सवाल 2 है। एक तो भारतीय जनता पार्टी 3 बार उन पर दांव लगा चुकी है और तीनों बार वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने डिस किया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की कोई इतनी मजबूरी बड़ी आ जाए कि उनसे हाथ मिलाना, उनकी राजनीतिक व्यवस्था हो जाए, चुनावी व्यवस्था हो जाए, तो बात नहीं कर रहे हैं। वो संभावनाओं का खेल है, वो वक्त आने पर तय हो सकता है। लेकिन जो बीएसपी मुखिया जो मायावती जी जो कांग्रेस को घेरने का काम कर रही हैं, उसके पीछे देखिए सीधा सा एक अंकगणित वोटों की राजनीति का ये है कि कांग्रेस के साथ कहीं मुस्लिम मतदाता, क्योंकि आपकी मुस्लिम मतदाताओं का वोटिंग ट्रेंड बिल्कुल डिफरेंट होगा और वो पूरी तरीके से लामबंद होके एक तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो भारतीय कांग्रेस जिस ढंग से ये कोशिश कर रही है कि मुस्लिम मतदाताओं को जो उसका ट्रेडिशनल रहा है, दूसरा मायावती की चिंता का विषय ये भी है कि कांग्रेस का अगर वोट बैंक देखें, अगर जो इतने वर्षों उसने राज किया है तो दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम कॉम्बिनेशन रहा है। तो अब जिस ढंग से कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम हमारा डेंट कर दे कांग्रेस, और इधर जिस ढंग से कांग्रेस आगे बढ़ के या खेल रही है, या जिस ढंग से इस मामले में उसका अपना एक रोल है कि हर बात पर वो कम से कम आईना दिखाने का ही काम कर रही हो सत्तारूढ़ दल को, या जो और खामियां हो उनको। बाकी अगर देखें तो और राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश। प्रमोद जी, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, ठीक है? ठीक है, एक चीज और समझ ले। एक तो आपने ठीक कहा कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों का रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ है, दूसरा बड़ी बात यह है कि मायावती के तमाम कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, वही मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी से इनका तालमेल की संभावना मुझे बहुत क्षीण लगती है। और ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति जो रही है, उसमें मायावती की चिंता का विषय यही है कि हमारा जो पहले दलित का जो गठबंधन पूरा दलित समाज का एक अधिकांश इनके साथ जुड़ा हुआ था, वो छिटका है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा डेंट किया हो, उधर उनके जो कद्दावर नेता हैं वो बसपा से निकल के कहीं सपा में चले गए हैं, चाहे कुछ भाजपा में भी आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस कहीं उनको कैप्चर न कर ले, ये सिर्फ इसलिए
ये एक बयान दिया गया है जो मेरी समझ में आता है, इसका राजनीतिक निहितार्थ तो यही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, चाहे मायावती जी हो, चाहे राहुल जी हो, या चाहे कोई और राजनीतिक दल हो। प्रमोद जी, आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपको पता है देश में सब कुछ चलता है और साथ साथ में राजनीति भी चलती है। बिना राजनीति के ये देश चल ही नहीं सकता। ठीक है, आगे सर आपके पास में दोबारा से जी। मैंने पहले भी मुरली मनोहर जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जी बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा था। मुरली मनोहर जी आपने ये सब जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सहमत जताई थी आपने हमसे, बिल्कुल ठीक करें। मुरली मनोहर जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आएंगे, प्रमोद जी आपके बाद दोबारा से आएंगे, जिस तरह से बसपा के तमाम नेता या तो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और या तो सपा ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऐसे में बसपा की मजबूरी है किसी बड़े के साथ गठबंधन करना? देखिए, दलित जो है आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। आज सबसे ज्यादा दलितों पे हिंसा हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। तो आज जो भी दलितों की आवाज उठाएगा उसके साथ दलित जाएगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आज इनको दलितों की बात, जैसे अभी संभल में 2-3 दिन पहले एक घटना हुई है, एक दलित परिवार को सामने से दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, तब इनकी जो है कोई स्टेटमेंट नहीं आता। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उनपे इनकी नजर है। दलित मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उनपे इनकी कोई नजर नहीं है। तो उनके बारे में इनको सोचना चाहिए कि या अन्य किसी के बारे में सोचना चाहिए। ठीक बात आएंगे। अनूप जी का रुक करेंगे। अनूप जी, क्या लगता है कि मायावती को लग रहा है कि कांग्रेस अगर आपकी तरफ वो अल्पसंख्यक आपकी तरफ शिफ्ट हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, और अगर मायावती भाजपा के साथ जाती है तो दोनों को फायदा होगा क्योंकि हिंदू वोट इंटैक्ट हो जाएगा? प्रदीप जी, जो ये समय है जी, इस समय तो कोई जो है चुनाव नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल, और इस समय नहीं, लेकिन 1.5 साल बाद चुनाव है ना, यहाँ पर 1.5 साल बाद है ना, ये कोरोना महामारी का समय है। अरे कोरोना एक बड़ा मुद्दा बनना जा रहा है। महामारी में इस बार चुनावी मुद्दा कोरोना ही रहेगा। मैं बता रहा हूँ क्यों हो रहा है। इस कोरोना महामारी में बसपा और बहन मायावती जी की अक्षमता निकल के आई है। उस अक्षमता को छिपाने के लिए और कहीं और जो है सेटिंग करने के लिए, भाई मैं कह रहा हूं कि पिछले 2 महीने में कौन सा इनका कार्यकर्ता सामने आया है, कौन सा इन्होंने कोई मदद किया है? अरे वो कह रहे हैं कि हम सिखाते नहीं, हम चुपचाप मदद करते हैं। देश बदल चुका है और इस देश का दलित समाज भी बदल चुका है। वो जो है अपनी आंखों से देख रहा है कि कौन घर पहुंचा रहा है, कौन हमारी मदद कर रहा है। बंधुआ जो है कोई वोटर नहीं रह गया है इस समय, वो भी स्वतंत्र और डेमोक्रेटिक जो वोटर है वो देख रहा है कि इस लॉकडाउन की महामारी में मेरी मदद कौन कर रहा है, मुझे घर कौन पहुंचा रहा है, मेरा दुख तकलीफ कौन बांट रहा है, उसके साथ जाएगा। पर थोड़ी मुझे राजनीति समझा दी, मेरी राजनीति थोड़ी कमजोर है, वो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। क्या उनके पास में 8 साल से उनके पास में सत्ता नहीं है और उसके बाद 20 विधायक बचे हैं, 10 सांसद भी हैं, क्या सत्ता भाजपा से गठबंधन करके वो एक पावर हासिल कर सकती है? देखिए, पहले भी इन्होंने गठबंधन किया है, ठीक है। गुजरात में ये प्रचार भी किया है नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो है ये कोई नई बात नहीं है। अभी के जो हाल फिलहाल के जो इनके तेवर निकल के आ रहे हैं, तो स्पष्ट सी बात ये है कि भाई जहां सवाल करना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की प्रशंसा भी करनी चाहिए, और हमने किया है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और साथ में जो विपक्ष का एक जो है, एक विपक्ष का एक सिस्टमैटिक एक जो है नजरिया होता है, एक मुझे एक आल पार्टी जो मुझे एक चीज समझा दीजिए, मिसिंग कर गए, मुझे तो कहीं ना कहीं से इनका कुछ तो दिक्कत है। आप अगर उनके वोट बैंक पर डाका डालेंगे तो वो आपको ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। सर, ये लोकतंत्र है जी, ये मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में कोई बंधुआ नहीं होता है। कोई अगर कहे कि भैया हिंदू जो है बीजेपी का बंधुआ है, ठीक है, सपा के लिए कोई और बंधुआ है, तो फिर सर डेमोक्रेसी बाबा साहब के संविधान का फिर औचित्य क्या है? कांग्रेस बंधुआ बना के रखना चाहती है सभी में, कांग्रेस का कोई बंधुआ गौरव जी बहुत देर से शांत बैठे हुए। गौरव जी से कुछ सवाल। गौरव जी, पूरे देश में कांग्रेस ने सत्ता ट्रांसफर पाया था अंग्रेजों से, और पूरे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बना करके रखा था, और वही गुलामी की मानसिकता कांग्रेस के नसों में व्याप्त है। यही कारण है सारी समस्याओं का जड़ कांग्रेस है उत्तर भारत में। भारतीय जनता पार्टी इस पेंडेमिक में, इस महामारी में एक मंत्र पे चल रही है कि देश का सबसे कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी सहायता पहुंचे, लाभ पहुंचे। 14.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से आच्छादित किया गया, 20,000 करोड़ उसमें ट्रांसफर किए गए।
सभी मजदूरों को लगभग 52,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया। लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा नगद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोगों के खातों में, मजदूरों के खातों में, कमजोरों के खातों में पहुंचाया गया। भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है। बिल्कुल, ये बात तो सच है, वो तो दुनिया देख रही है और आरबीआई भी लगातार मदद कर रही है, वो सब समझ में आ गया। हम अभी राजनीति की बात करें, क्या अगर बसपा आपके साथ आ जाती है तो पूरा हिंदू इंटैक्ट आपके साथ हो जाएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के काम कर रही है प्रदीप जी। इसमें बसपा, सपा, कांग्रेस इस दृष्टि से देखी नहीं, चूंकि बसपा और सपा दोनों जातिवादी राजनीति के बार्गेनिंग वाली पॉलिटिक्स पर चलने वाली पार्टियां हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने वाली पार्टी है, फूट डालो राज करो की नीति पर काम करने वाली पार्टी है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ और सबके विकास की बात करती है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना अलगाव के, बिना भेद के। आज इस पेंडेमिक में बिना भेद किए, यहां तक कि दूसरे प्रदेश का भी, अगर उत्तर प्रदेश में कोई मजदूर रहा है तो उसको भी भोजन मिला है, उसको भी अन्न का किट मिला है। ठीक, तो अनु पटेल जी जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए, फिर हमको प्रमोद जी के पास जाना है। देखिए, जो आपका ये सवाल है जी, कांग्रेस के ऊपर जो ये आरोप लगते हैं कि पिछले 70 साल में क्या किया है, असल में कांग्रेस ने ही स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस के ही जो है गांधी, नेहरू, पटेल, अरे भाई कांग्रेस ने अकेले नहीं लड़ी, पूरे देश में आरोप लगाते हैं, पूरे देश में मिलकर लड़ाई लड़ी थी भाई, उसमें जितना भी थे तमाम लोग थे। इनका एक आदमी नहीं था आरएसएस का, जब इनका था उसकी बात छोड़ दीजिए। उसके मायावती ने एक आरोप, गंभीर आरोप लगाया कि अगर पिछले 60 सालों में जब तक आपकी सरकार थी इन लोगों के साथ सही से काम किया गया होता तो आज ये प्रवासी मजदूर न कहला रहे होते। बात तो सही है उनकी। राजनीतिक रूप से जी बहन जी अपने महत्व को ऐसे उलूल जूल बयानों से, अरे भाई ये उलूल जूल बयान है, आपको क्या नहीं लगता कि प्रवासी मजदूरों के कुछ किया गया, आज इनको दर की ठोकरें खानी पड़ रही है? मैं इसलिए कह रहा हूं जी कि इस समय कोरोना महामारी में श्रमिकों के लिए मदद करनी चाहिए थी। इनका एक भी कार्यकर्ता बाहर नहीं आया, अपनी नाकामयाबी। बात ये बता दीजिए, क्या 60 साल में इनके लिए कुछ आप लोगों ने किया था? क्यों आपको सड़कों पर निकलना पड़ रहा है? नहीं, क्या नहीं किया? नहीं, अगर आपने किया तो ये क्यों सड़कों पर है? सड़कों क्यों उनको रोजगार नहीं मिला? क्यों उनकी स्थिति अच्छी नहीं हुई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। उस 70 साल में क्या क्या हुआ है ये पूरे देश को पता है। इस जो है लॉकडाउन के लिए जो प्लान किया गया, बिना प्लान की सारी चीजें हो रही, तो इसलिए दिक्कत हो रही। काश 4 से 5 दिन लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि आपकी न्यू कमजोर थी। तो ये क्या कर रहे भाई, 6 साल हो गए, आपने लगातार सवाल किया ना। आज का सवाल तो नहीं, 2014 सवाल हो रहा था। आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ किसी के ऊपर आरोप लगाने से चीजें क्लियर नहीं होंगी। आप कुछ करिए ना, निर्माण करिए। जो चीजें निर्माण पहले से किया गया उसका नाम बदलने से थोड़ा निर्माण होगा, नई चीज करिए ना। ठीक है, लेकिन आप तो लगातार आरोप कह रहे हैं कि हमने जो योजना लागू की उसी को लागू कर दीजिए। और आपके पास आऊंगा, प्रमोद जी कर। प्रमोद जी, क्या लगता है कि ये बड़ी दिलचस्प लड़ाई हो चली है और मायावती ने यह भी कह दिया कि अगर 60 साल तक कांग्रेस ने कुछ किया होता तो आज मजदूरों की ये हालत ना होती। देखिए प्रदीप जी, ये बात तो खैर अपनी जगह मायावती जी की तार्किक है कि अगर 60 सालों में इन मजदूरों, इन दबे कुचले लोगों, इन गरीबों को जो आय गरीबी रेखा से नीचे उन लोगों को अगर सार्थक प्रयास किए गए होते तो ये लोग गुजरात में और महाराष्ट्र में और इधर उधर नहीं भागते। तो ये बात तो खैर उन्होंने बहुत पते की सही है और बात सही है और सीधा हमला है और सही है। लेकिन ये जो हमला किया जा रहा है ये पूरी तरीके से विशुद्ध रूप से राजनीतिक हमला है। और जहां तक जो दूसरी बात आपने कही, मैंने पहले भी ये बात कहा कि मुझे आज की स्थिति में ये कतई नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बसपा का कोई गठबंधन हो सकता है। हालांकि राजनीति से मैंने कहा कि इनका भी किसी संभावनाओं से नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोई ऐसी संभावना, ये समीकरण ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जिस ढंग की भारतीय, आप ये देखें कि असल में जो बसपा की सबसे बड़ी चिंता ये है कि वो इस कोरोना जैसे बड़ी संकट के दौर में वो लोग अपने कन्फाइन टू होम रहे, क्वारंटाइन रहे। ये पूरा दल क्वारंटाइन रहा है, सड़क पर नहीं उतरा, लोगों के पास नहीं गया, लोगों की समस्याओं को खाली बयानबाजी से ये काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई दो राय नहीं, पूरा विश्व भी उसकी प्रशंसा करता है कि रोकने में प्रभावी कदम उठाए और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हो सकता है, जो संसाधन थे उन संसाधनों का भरपूर प्रयोग करते हुए लोगों को राहत देने का काम किया। इसमें विरोधी भी आलोचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन खामियां तो स्वाभाविक है, देश की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं।
ऐसी स्थिति में मायावती की सबसे बड़ी चिंता ये है कि वो बयानवीर बन गई है, सड़क पर उतरी नहीं है। और कांग्रेस जो है वो भले ही चाहे वो आलोचना सार्थक हो या निरर्थक हो, लेकिन वो उन लोगों के जो पीड़ित लोग हैं, जो परेशान, प्रमोद जी समय कम है, समय समाप्त हो गया जी, ठीक है, ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक और कोरोना अपने पैर फैला रहा है, बहुत तेजी से पैर फैला रहा है। जहां 3000 पहले केस निकल रहे थे पर डे, वो बढ़कर के अब 6500 हो गए। कल 24 घंटे में 6500 केसेस सामने आए थे। तो दूसरी ओर राजनीति भी पूरी तरीके से हावी है, क्योंकि प्रवासी मजदूर सड़कों पर है और उन प्रवासी मजदूरों को लेकर के राजनीति पूरी तरीके से हावी है। कांग्रेस के राहुल गांधी जहां डॉक्यूमेंट्री बना करके रिलीज कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उसको ड्रामा करार दे रही है, तो मायावती भी सवाल खड़े कर रही है कि 60 साल तक कांग्रेस ने इनके लिए क्यों कुछ नहीं किया। और इससे एक सियासी मैसेज भी जा रहा कि भविष्य में कैसी राजनीति हो सकती, क्या होगी राजनीति, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्ड मसाले